अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 1। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आगे जाके जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मॉड्यूल नंबर 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको अगर पता होगा तो आप अमेज़ॉन की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ई कॉमर्स की कि ई कॉमर्स बेसिकली है क्या। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं और कुछ लोग वही चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे होते हैं, यानी कि वहां पे जो है वो बाइंग और सेलिंग का सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बाइंग और सेलिंग तो हो रही होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नेटवर्क के ज़रिए हो रही होती है, जिसको बेसिकली हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि इंटरनेट के ज़रिए अगर कोई भी चीज़ सेल करी जा रही है, कोई भी चीज़ खरीदी जा रही है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं उसके बिजनेस टाइप। एक तो होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, एक होता है कस्टमर टू कस्टमर। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो एक बिजनेस वाला बिजनेस वाले से ही खरीदे और बेचे, उस वेबसाइट को, जैसे मिसाल के तौर पर शॉपिफाई हो गया। और दूसरी मिसाल हम ये लेते हैं कि एक बिजनेस से कोई कंज्यूमर आकर खरीदे, यानी कि दो रिलेशनशिप किसके दरमियान है, एक बिजनेस वाले के दरमियान है और एक कंज्यूमर के दरमियान है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें अमेजोन आ गया। और अगर हम तीसरी टाइप की बात करें तो एक कंज्यूमर और दूसरे कंज्यूमर से आके चीज़ खरीदे और बेचे, तो इसकी मिसाल के अंदर ईबे आ गया। तो अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन जो है वो बिज़नेस और कंज्यूमर वाले रिलेशनशिप के अंदर लाया करता है। अमेज़ॉन बेसिकली जो है वो लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी है जो जिसके अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स या मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आते हैं और वहाँ पे जो है वो बाइंग और सेलिंग का ही सिलसिला चल रहा होता है और बेसिकली इंटरनेट के ही ज़रिए चल रहा होता है। सही है। अगर मैं आपसे एक बात करूँ, अपनी ज़बान में कहूँ तो अमेज़ॉन जो है वो मेरे लिए अनक्राउंड किंग है, यानी कि वो बादशाह तो है ई कॉमर्स का, लेकिन उसको कोई ताज नहीं मिला हुआ है। ये मैं बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेज़ॉन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर महीने इस प्लेटफॉर्म के अंदर 19 मिलियन आवाम आकर जो है वो विजिट करती है। कितना बड़ा अमाउंट है कि 1900 मिलियन पीपल आकर जो है वो यहाँ पर अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं। तो जब इतने लोग आकर विजिट करते हैं तो ये सोचें कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन और यहाँ पे खरीदने का मार्जिन कितना ज़्यादा होता होगा। तभी जो है वो अमेज़ॉन को जो है वो सबसे अच्छा और बिगेस्ट मार्केट प्लेस कहा जाता है ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर। यानी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि मार्केट में हैं, लेकिन अभी तक जो है वो अमेज़ॉन बिगेस्ट और लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। अब जिस सवाल की हम बात कर रहे हैं ना, ये हर किसी के दिमाग में आता है। अमेज़ॉन का कोर्स शुरू करने से पहले या सीखने से पहले हर कोई ये सोचता है कि हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है वो उसके अंदर किस तरह हमारा जो है वो पैशन है, हम कितनी जल्दी इसको जो है वो सीख सकते हैं। सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं कि आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी जो है वो प्रैक्टिस के दौरान ही आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली अर्निंग शुरू होती है ना, वो आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद होती है। अब हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हम एज अ वीए प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विस, या अगर हम खुद एज अ मैन्युफैक्चरर हैं तो किस तरह से अमेज़ॉन को शुरू कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन के अंदर अकाउंट क्रिएशन होती है, प्रोडक्ट हंट होता है। प्रोडक्ट हंट हो जाए तो फिर उसको हमें सोर्सिंग करनी पड़ती है। प्रोडक्ट हंट ना, जैसे हम हीलियम 10 और काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, एक तो हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, तो इसके ज़रिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अगर प्रोडक्ट मिल जाता है तो फिर हम उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। अब सोर्सिंग जो है वो हम अलीबाबा से, मेनली जो मोस्टली होता है ना, वो सब अलीबाबा से कर रहे होते हैं। फिर उसकी शिपमेंट को प्लान करते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं, उसकी लिस्टिंग बनाते हैं। अच्छा, लिस्टिंग वगैरह हो गई और जो है वो हमारा प्रोडक्ट भी अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर लॉन्च हो गया। तो जो मेन बात होती है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है लॉन्च होने के बाद हमेशा याद रखें कि कभी भी पहले पेज पर नहीं दिखेगा, 10वें पेज पर होगा या 9वें पेज पर होगा। तो कभी भी कोई बंदा, जैसे आप स्पून बेच रहे हैं, तो अगर वो स्पून सर्च करेगा तो कभी भी आपका प्रोडक्ट सामने शो नहीं होगा, क्योंकि वो पहले पेज पर होगा ही नहीं। तो आपको अपने प्रोडक्ट को पहले पेज पर लाने के लिए रैंकिंग करनी होती है। अब कोई भी कस्टमर आके ना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे या तीसरे पेज के ऊपर जाता है अपना प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। अगर उसको अच्छा मिल जाता है वो पहले पेज से ही बाय कर लेता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो कोशिश करके दूसरे या तीसरे पेज पर लाएं। तो ये सब जो है वो रैंकिंग के ज़रिए होता है। रिव्यूज़ लेने होते हैं और बहुत सारी चीज़ होती हैं जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और फिर अपनी रीऑर्डर इन्वेंट्री करनी होती है। ये वो
काम है जो कि मेन काम है, और ये सब जो है वो हमें अमेज़न के अंदर करने होते हैं। अब हम बात करें एक्सपेंसेस की, कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें जो है वो एक्सपेंसेस हमारे जो है वो इस्तेमाल होते हैं, पैसे हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे कि कंपनी फॉर्मेशन, अमेज़न की मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, वो मंथली पे करनी होती है, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी, कंटेंट राइटिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, पेड रिव्यूज़, गिव अवेज़, यानी कि पेड रिव्यूज़ और गिव अवेज़, इनके ज़रिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो पहले पेज पर आ जाता है। स्पॉन्सर्ड एड्स करने होते हैं, इसके ज़रिए भी हमारा प्रोडक्ट रैंक करता है। रीऑर्डर एंट्री के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंपनी और एनुअल टैक्स, ये सब जो है वो हमारे एक्सपेंसेस के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कि अमेज़न पर 3 तरह के बिज़नेस होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल होता है और ड्रॉप शिपिंग होता है। अब इन सबका आपको ना बेसिक पता होना चाहिए, और फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किसके अंदर जो है वो जाना है, या आपके लिए जो है वो कौन-सा बिज़नेस जो है वो सूटेबल है। तो प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल जो है वो बेसिकली अपना ब्रांड लॉन्च करने को कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है और वो आप हंट कर रहे हैं और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना जो है वो लोगो लगा के, अपने नाम का लेबल लगा के, या व्हाटएवर जो भी आपके कंपनी का नेम है या ब्रांड का नेम है, उसको ही लगाकर जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट करना। तो प्राइवेट लेबल जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये जो है वो सबसे अच्छा जो है वो बिज़नेस मॉडल है, बेस्ट बिज़नेस मॉडल है अमेज़न का, जहाँ पर आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली प्राइवेट लेबल में क्या होता है, आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, या फिर आप अगर एज अ वीए काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट का ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि होलसेल क्या होता है। होलसेल के अंदर जैसे बाकी जो है वो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूं तो ग्लास बिक रहे हैं, सही है। अब वो जिस ब्रांड का ग्लास है, आपने उसी को जो है वो आपने भी उसको सेल आउट करना है, तो आपने पहले क्या करना होता है, उस ब्रांड से इजाज़त लेनी होती है। होलसेल में जो मेन मकसद होता है ना, वो ब्रांड अप्रूवल होता है। जब आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है ना, तब आप जो है वो सेलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं करते, बल्कि एग्जिस्टिंग ब्रांड को ही जो है वो, उसी के प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक ओनर और सेलर के दरमियान जो है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है, जहाँ पे अगर जो है वो क्लाइंट परचेज करता है, तो वो जो ओनर है वो उसको थर्ड पार्टी के ज़रिए डायरेक्टली सप्लाई कर देता है, इन्वेंट्री को बगैर इन्वेंट्री लॉन्च किए हुए, मतलब वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डाले हुए, इन्वेंट्री में रखे हुए, ये काम जो है वो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ये कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। अब हम डिस्कस करते हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, एक होता है FBA और एक होता है FBM। FBA की फुल फॉर्म होती है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि इसके अंदर जो है वो आपके हर काम की जिम्मेदारी अमेज़न की होती है। जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो उस ऑर्डर की पैकेजिंग से लेके उसके कस्टमर के घर तक जो है वो ऑन टाइम डिलीवरी करने तक, इस सारे काम की जिम्मेदारी अमेज़न की होती है। शिपिंग सर्विस, स्टोरेज, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो अमेज़न की होती है, और ऑन टाइम डिलीवरी की भी। इसका जो FBA का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि कस्टमर का जो ऑर्डर है उसको ऑन टाइम डिलीवर होता है। FBM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि इसके अंदर हर काम की जिम्मेदारी आपकी होती है। ऑर्डर आने से लेके ऑर्डर कस्टमर के घर तक ऑन टाइम डिलीवर करने तक की जिम्मेदारी आपकी है, कि अगर जो लोगो है वो आपको ही खुद से जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है, मतलब हर एक चीज़ की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। सारा जो प्रोसेस होता है वो आपके कंट्रोल के अंदर होता है, इवन कि शिपिंग प्रोसेस भी। तो FBA और FBM में बेसिक जो फ़र्क है वो ये है कि सारी जिम्मेदारी अमेज़न की होती है अगर हम FBA करते हैं, जिसके अंदर अमेज़न जो है वो फ़ीस चार्ज करता है, और FBM के अंदर कोई फ़ीस चार्ज नहीं होती, लेकिन इसके अंदर सारा काम आपको खुद को करना पड़ता है। बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मार्केट प्लेस है जहाँ पर हमें अपने क्लाइंट का या फिर अपना खुद का अमेज़न का बिजनेस शुरू करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बिगेस्ट मार्केट प्लेस है या लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है वो USA है, क्योंकि वहाँ की जो है वो 70% या 70% आवाम जो है वो वहाँ की जो है वो ख़रीद रही होती है, या अमेज़न के अकाउंट के ऊपर ज़्यादा वहीं से हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो USA के ऊपर हम इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि वही जो है वो लार्जेस्ट और बिगेस्ट मार्केट प्लेस है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च वॉल्यूम में डाला हुआ है कि USA का 70% है, जर्मनी का 11% है, UK का 8% है, जापान का 7% है, और बाकी जितनी भी इसके अलावा कंट्रीज़ है उनका सिर्फ और सिर्फ 4% है। तभी जो है वो USA को बिगेस्ट और लार्जेस्ट मार्केट प्लेस कहा जाता है।
अब मैं बात करती हूँ उन कंट्रीज़ की जहाँ पर हम बैठ के आराम से जो है वो सेलर की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चंद साल पहले पाकिस्तान अमेज़न की लिस्ट में नहीं था, जिसकी वजह से हमें वीपीएस या वीपीएन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से बैठकर अमेज़न के ऊपर काम करना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी अमेज़न के सेलर रजिस्ट्रेशन के अंदर आ चुका है। अब हम पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी बैठकर जो है वो अपना अमेज़न के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं बगैर वीपीएस और वीपीएन के। जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो कई ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है सेलर रजिस्ट्रेशन अमेज़न का, जिसमें से एक रशिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अब हम कहीं से भी बैठ के सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ब्रांड बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रांड बिल्डिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिससे लोग आपको जानते हैं। आप किसी भी मार्केट प्लेस या फिर ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पर सेलिंग करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग ही बेसिकली आपकी जो है वो आइडेंटिटी है। ब्रांड की प्रेजेंस अगर यूएसए में हो जाती है ना, तो ये बहुत बहुत बेहतरीन बात होती है। इससे लेकर आप जो है वो कहीं और ममालिक में भी सेलिंग कर सकते हैं या आपका ब्रांड जाना जा सकता है। तभी जो है वो ब्रांड बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही आपकी जो है वो आइडेंटिटी बन जाती है, और ब्रांड बिल्डिंग करने से आपका प्रोडक्ट जो है वो उतनी ही अच्छी लेवल पर जो है वो बिल्ड कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि बजट बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या बजट को प्लान करके चलना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि प्राइवेट लेवल की बात करूँ तो इसके अंदर मिनिमम जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो 10 से 15,000 डॉलर की चाहिए होती है। होलसेल की बात करूँ तो होलसेल पे जो है वो 5 से 6,000 डॉलर की चाहिए होती है। ड्रॉप शिपिंग में अगर हेल्दी अकाउंट होता है ना, तब भी होलसेल और प्राइवेट लेवल से काफ़ी कम जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। अब बजट बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखें, पहले तो आप अपनी जो है वो एक इन्वेंट्री जो है वो डाल देंगे। जैसे कि आपने एक ग्लास जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, आपका प्रोडक्ट है, और आपने जो है वो ग्लास की इन्वेंट्री डाल दी, उसको लॉन्च कर दिया। अब आपके पास जैसे 2,000 डॉलर थे और 2,000 आपने ख़त्म कर दिया अपना सारा जो है वो लॉन्च करने में और सब कुछ करने में, मतलब ए टू जेड काम करने में आपने अपने 2,000 डॉलर ख़त्म कर दिए। अब आपके पास कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है। आपने सोचा कि वहाँ से जो पैसा आएंगे उसी से मैं रीऑर्डर कर दूंगा, लेकिन ये बात याद रखें कि आपका जो है वहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आपकी जो अकाउंट हेल्थ है वो ख़राब होने लगती है। बजट बिल्डिंग आप करेंगे तभी आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपने अभी इतना इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपके पास इतना और जो है वो बजट होना चाहिए कि आगे जाके आप 2-3 दफ़ा जो है वो इन्वेंट्री को दोबारा फुलफ़िल कर सकें या रीफ़िल कर सकें। तो इसलिए हमें जो है वो बजट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो हमारी जो अकाउंट हेल्थ है वो ख़राब होने लगती है, और जब अकाउंट हेल्थ ख़राब होने लगती है तो अमेज़न के नज़र में आपका अकाउंट जो है वो बहुत ही एक बैड साइड पर चला जाता है, और एक वक्त आता है जब आपका जो है वो अमेज़न अकाउंट जो है वो ख़त्म कर देता है, वेनिश्ड कर देता है। और एक दफ़ा अगर अमेज़न ने आपका अकाउंट किसी भी वजह से जो है वो ख़त्म कर दिया, तो ये बात याद रखें कि आपने जिन डिटेल्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ था, आप उन डिटेल्स के ऊपर लाइफ के अंदर कभी दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। हाँ, किसी और की डिटेल्स के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन उन डिटेल्स के ऊपर नहीं बना सकते जिसके ऊपर आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो ये बात याद रखिए कि बजट बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अब आने वाले वक्त में आपके पास कितनी और अमाउंट होना चाहिए कि आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको जो है वो दोबारा से रीफिल कर सकें। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितना बजट होना चाहिए आगे के इन्वेंट्री के लिए, बैलेंस के लिए? तो इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगी जिसका नाम होगा आइडियल इन्वेंट्री प्लान। तो इस वीडियो को आप इन फ्यूचर मिस ना करें, इसके लिए आप अभी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि उस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। हम बात करते हैं ब्रांड नेम की कि ब्रांड नेम को किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए या फिर ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए। तो ब्रांड नेम जो है वो जनरलाइज ना हो, डेली बेसिस के ऊपर जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ब्रांड नेम ना हो, अपना जो है वो ह्यूमन नेम या फिर अपना खुद का ही नाम ना रखना चाहिए। कॉमनली वर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर हम ये बातें करते हैं तो इससे हमारा एक नुकसान ये है कि हम पर जो हमारा कॉम्पिटिटर है या साथ वाला है उसका भी सेम ब्रांड नेम है, तो हम पर जो है वो केस फाइल हो जाता है। तो कॉमनली ना सबने ऐसे ही ब्रांड नेम रखे हुए होते हैं या अपना नाम रखा हुआ होता है या डेली बेसिस के ऊपर जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं सबने वो रखे हुए होते हैं। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाके हम ब्रांड नेम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि ब्रांड नेम को किस तरह से सर्च किया जाए। तो ब्रांड नेम के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर से मैंने ब्रांड रूट को डालकर ओपन कर लिया।
सही है। अब जैसे ही ब्रांड वर्ड ओपन किया तो यहाँ पे सर्च बाय कीवर्ड आ रहा है। अब जैसे कि अगर आपने प्रोडक्ट सोचा हुआ है और प्रोडक्ट आपके पास स्पून निकल कर आया है तो यहाँ पे स्पून सर्च कर लें। जो प्रोडक्ट है ना, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वही डाल के सर्च कर सकते हैं, चाहे वो प्लेट है चाहे स्पून है। तो मैंने यहाँ पे स्पून डाल के सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि काफ़ी सारे उसने कीवर्ड्स दिखा दिए, जैसे स्पून जोन, स्पून पार्क, स्पून पावर और बहुत सारे दिखा दिए। तो हमेशा याद रखें, हमें एग्जैक्ट नहीं डालना होता है, इसके अंदर चेंजेस करके डालनी होती है। अब यहाँ स्पून जैसे कैटेगरी किसके अंदर लाई करती है, किचन के अंदर लाई करती है। तो डायरेक्ट आप अपनी कैटेगरी डाल के जो है वो यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे मैंने किचन डाल के सर्च कर लिया। तो किचन डालने के बाद यहाँ पे वो किचन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स दिखाएगा। जो कीवर्ड्स दिखाते हैं ना, वो एग्जैक्ट हम नहीं सर्च आगे लेकर जाते, बल्कि इसके अंदर चेंजेस करके यूनिक बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे किचन सिटी है, किचन नेट है, किचन चाव है, किचन कॉमन है। तो मैंने किचन चाव को यूनिक करने के लिए इसको किचन वाव सोचा। अब जब हम ब्रांड नेम सोच लेते हैं उसके बाद हमें डोमेन सोचना होता है। डोमेन चेकर में गोडैडी आता है और नेमचीप, दो वेबसाइट्स हैं। तो गोडैडी खोल के मैंने किचन वाव को सर्च कर लिया। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे अवेलेबल है। जब आपको पता चल जाए कि आपके पास डोमेन भी अवेलेबल है। अच्छा, डोमेन की जो प्राइस है ना, वो आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से देखनी होती है। कभी कभी क्लाइंट कह देता है कि मेरा ये वाला बजट है, उसके अंदर ही मैं डोमेन के लिए पे कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास डोमेन जैसे 1 लाख रुपए आ रहा है और आपका क्लाइंट कह रहा है कि मैं सिर्फ 50,000 रुपये दूंगा, तो फिर आपको 50,000 वाला ही डोमेन जो है वो देखना पड़ता है। यानी कि फिर आप एक और दफ़ा ब्रांड नेम सोचें, फिर ब्रांड नेम को डोमेन के अंदर देखें कि वो .com में या .co में अवेलेबल है कि नहीं है। तो दो तरह की मैंने डोमेन चेकर किए हैं, नाम दिए हैं, एक तो गोडैडी और एक नेमचीप है। आप दोनों में से किसी में भी देख सकते हैं। मार्केट प्लेस वही होनी चाहिए जहां पर आप बेच रहे हैं। जैसे अगर यूएसए है तो यूएसए के लिए .com वाला डोमेन होना चाहिए। सही है। अच्छा, आप पहले आपने ब्रांड नेम देखा, ब्रांड नेम सोचकर आपने डोमेन देखा, डोमेन आपको मिल गया। इसके बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना है। ट्रेडमार्क में ये होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का मकसद ये होता है कि आप कॉम्पिटिटर से अलग हो जाते हैं और कस्टमर के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी आपको डर नहीं रहता कि कोई आके आपको मॉक कर सकता है या आपका हाईजेक कर सकता है अकाउंट, आपकी लिस्टिंग को ख़राब कर सकता है। आपको इस बात का कोई डर नहीं रहता। तो ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए वैसे तो एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, वरना यहाँ पे मैंने वेबसाइट भी दी हुई है, इसके ऊपर जाके भी आप ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ब्रांड रजिस्टर करना होता है। ब्रांड रजिस्टर से पहले हम क्यों ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद हमारे पास अगर वो जो है, दो तरह से ट्रेडमार्क जो है वो हमें मिलता है। एक तो डिज़ाइन बेस्ड होता है जिसको हम डिवाइस बेस्ड भी कहते हैं, जो कि इमेज या डिज़ाइन बेस्ड होगा। सही है। और एक हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड होता है। यानी कि दो तरह से ट्रेडमार्क मिलते हैं। और जब हम ब्रांड रजिस्टर करने जाते हैं ना, तो ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर वो हमसे ट्रेडमार्क की डिमांड करता है। तो ऑब्वियसली जब ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा तभी हम ब्रांड की रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो उमूमन ये होता है कि ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्टर ना किसी एक्सपर्ट के ज़रिए करवाया जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई ख़राबी आ गई या इसमें कोई जो है वो आगे से किसी ने हम नहीं, मतलब सक्सेसफुली नहीं हो पाया, तो इसके लिए फिर परेशानी हो जाती है। इसलिए ये किसी एक्सपर्ट के ज़रिए करवाई जा रही होती है। वरना आप जो है वो ब्रांड नेम भी अब आपको आगे के किस तरह से देखता हो ना, अब आपको ये भी पता चल गया कि डोमेन भी किस तरह से पता लगाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लोगो मेकर की। कि कभी कभी कोई आपसे क्लाइंट डिमांड कर ले कि लोगो भी बना दो तुम मेरे लिए। तो जैसे कैनवा है, कैनवा पे भी आप जाके लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है wix.com, इसके ऊपर भी जाके भी फ्री है, वहाँ पे भी जाके आप जो है वो अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। सारी जो है वो अहम बातें आज के लेक्चर में मैंने की हैं। अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए नोटिफाइड रहने के लिए आप बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।